मैं इस नॉवल की दुनिया में तब आया था जब कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी। खूबसूरत सीईओ पत्नी पहले ही हार चुकी थी और अब उसे कहानी की हार चुकी विलन माना जाता था। मुझे अब भी उसके बारे में लिखी आखिरी लाइन याद थी। बाई निंगबिंग के पास अब सिर्फ उसका बेडरूम बचा है जहाँ उसका पति और उसकी महंगी घड़ियां व कपड़े पड़े हैं, लेकिन वो खुद भी जानती है कि वो आदमी जो हमेशा सिर्फ पैसों से प्यार करता था जल्द ही सब कुछ लेकर उसे छोड़ देगा। अंत में वो पूरी तरह अकेली रह जाएगी। मैंने माथा दबाया और लंबी सांस ली। शादी के बाद बाई निंगबिंग ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। अब जबकि वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में थी, ऐसे समय पर पैसे लेकर भाग जाना मुझे सही नहीं लगा। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। आखिर अगर वो दोबारा सफल हो गई तो उसकी दौलत का थोड़ा बहुत हिस्सा भी मुझे मिल गया तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद मैं उठा और बिखरे हुए घर को साफ करना शुरू किया। पूरे 3 घंटे लगे, तब जाकर सारी चीजें समेट पाया। मेरे कमरे के कोने में कपड़ों और घड़ियों का ढेर लग चुका था। 100 से ज्यादा घड़ियां और 80 से ज्यादा महंगे कपड़े पड़े थे। उस वक्त मुझे सच में लगा कि काश सारे कपड़े घड़ियों में बदल जाते, क्योंकि घड़ियां बेचना ज्यादा आसान था। जब मैं उठा था तब दोपहर के 2 बज चुके थे। पीठ में भूख से आवाजें आ रही थी। मैंने टेबल पर रखा वॉलेट उठाया और उसमें से ID कार्ड, बैंक कार्ड और करीब 700 युआन निकाले। किचन में जाने का तो सवाल ही नहीं था। हम अभी 2 दिन पहले ही इस नए घर में आए थे और हम दोनों में से किसी को खाना बनाना नहीं आता था। वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं था। अच्छी बात यह थी कि भले ही घर छोटा था लेकिन सोसाइटी काफी अच्छी थी। नीचे कई रेस्टोरेंट थे। मैं नीचे गया, एक दुकान में जाकर नूडल्स खाए और फिर सुपरमार्केट चला गया। बाथरूम में सामान की कमी देखकर मैंने कुछ जरूरी चीजें खरीद ली। बाई निंगबिंग के लिए भी अलग से सामान लिया। रंग और डिजाइन सब उसकी पसंद के हिसाब से चुने। घर लौटने के बाद मैंने फिर सफाई शुरू कर दी। जब मैं बाई निंगबिंग के कमरे में गया तो देखा वहाँ ज्यादा सामान था ही नहीं। बस एक बुक शेल्फ, एक स्टडी टेबल, एक बेड और कुछ जरूरी चीजें। कमरे की खाली हालत देखकर मैं अनायास ही आह भर बैठा। एक अमीर परिवार में पली बढ़ी लड़की के लिए ऐसी जिंदगी जीना आसान नहीं था। मैंने पूरे कमरे को ध्यान से साफ किया। देखते देखते रात के 10 बज गए। नहाने के बाद मैंने रात का खाना टेबल पर रखा और खाने बैठ गया। जैसे ही पहला निवाला उठाया तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा और मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत महिला की आंखों से जा टकराई। उसकी आंखें शांत झील जैसी गहरी थी। दरवाजे पर खड़ी बाई निंगबिंग कुछ पल तक बिना भाव के मुझे देखती रही। फिर उसकी नजर पूरे कमरे पर घूमी और उसकी आंखों में हल्की हैरानी उभर आई। उसी समय मैंने भी उसे ध्यान से देखा। वो सचमुच बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि लेखक ने उसके लिए जितने भी सुंदर शब्द लिखे थे वे कम लगते थे। बाई निंगबिंग की निगाहें मुझ पर टिक गई। मैं अनजाने में अपने हाथों में पकड़ी चॉपस्टिक को कसकर पकड़ बैठा। दिल में हल्की घबराहट थी। आखिर मैं असली पति तो था नहीं, बस एक नकली इंसान था जो उसकी जिंदगी में आ गिरा था। बाई निंगबिंग जैसी तेज नजर वाली औरत क्या सच में अपने पति के अंदर आए बदलाव को महसूस नहीं कर सकती थी? उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे मेरे सारे राज पढ़ सकती हूँ। कुछ पल बाद उसने शांत आवाज में पूछा, तुमने सफाई के लिए किसी को बुलाया था? पैसे अभी भी बचे हैं? उसकी आवाज में हल्की जांच थी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, सफाई मैंने खुद की है। वो हैरानी से मुझे देखने लगी। तुमने? मैंने दोबारा कहा, हाँ मैंने ही। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार उसने पहले नजरें हटा ली और पूछा, पैसे काफी है? मैंने आदत से मजबूर होकर पलटकर पूछ लिया, तुम्हारे पास? सवाल निकलते ही मुझे पछतावा हुआ। मेरी बात सुनकर वो फिर थोड़ा चौंक गई। कुछ सेकंड बाद धीरे से बोली, हाँ मेरे पास है। उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसकी नजर मेरी खाने पर गई और वो अचानक बोली, सॉरी, मैं पहले तो समझ नहीं पाया। फिर उसकी निगाहों का पीछा करते हुए जल्दी से बोला, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो धीरे से आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, ज्यादातर प्रॉपर्टी का मामला सुलझ चुका है। हमारे नाम पर जो भी संपत्ति थी सब चली गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम पर कोई कर्ज नहीं बचा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें कर्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी करीब 30,000 युआन बचे हैं। इन सब मामलों को खत्म करने के बाद मैं जल्दी से काम ढूंढने की कोशिश करूँ। तुम्हारे कार्ड में अभी लगभग 60,000 होनी चाहिए। इस घर का 6 महीने का किराया मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अगर तुम तलाक लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें 20,000 और दे दूंगी। तब तक तुम यहीं रह सकते हो जब तक नया घर नहीं मिल जाता। मैं भीतर ही भीतर चुप हो गया। कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ 90,000 बचे थे, लेकिन अगर तलाक होता तो वो उनमें से 80,000 मुझे देने को तैयार थी। यहाँ तक कि घड़ियां और कपड़े भी शायद मुझे ही छोड़ देती। यानी उसके पास खुद के लिए सिर्फ एक कमरा और थोड़े से पैसे बचते। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने फिर धीमे स्वर में कहा, भविष्य में मैं जो भी कमाऊंगी उसमें से हर महीने तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, कम से कम 3,000। फिर हल्की कड़वाहट से मुस्कुराई, अभी भविष्य कैसा होगा मुझे खुद नहीं पता, इसलिए फिलहाल बस इतना ही वादा कर सकती हूँ। अगर दोबारा खड़ी हो पाई तो तुम्हें और भी दूंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। मेरी प्रतिक्रिया देखकर वो चुप हो गई। शायद उसे लगा कि मैं तलाक चाहता हूँ। मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तलाक नहीं लेना चाहता और मुझे तुम्हारे पैसों की भी जरूरत नहीं है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास अभी खर्च करने लायक पैसे हैं। अब मैं हालात समझ चुका हूँ, आगे से फिजूल खर्च नहीं करूंगा, खुद भी काम करूंगा। तुम खुद पर इतना दबाव मत डालो। आम लोगों की जिंदगी में हर महीने इतना खर्च नहीं होता। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, शायद तुम्हें भी संभाल लूं। मेरी बात सुनकर बाई निंगबिंग मुझे और अजीब नजरों से देखने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस शांत स्वर में बोली, अगर अभी तलाक नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन जब भी मन बदल जाए मुझे बता देना। इतना कहकर वो उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। मैं झेपते हुए सिर झुकाकर खाना खाने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि बाथरूम के अंदर जाती वक्त उसकी कदम कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी। शायद उसने घर का बदला हुआ रूप देखा था जो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके बाद अंदर से पानी बहने की आवाज आने लगी। मैंने बालों में हाथ फेरते हुए उसे थैंक यू कहा और उसे भी जल्दी सोने के लिए बोल दिया। सब कुछ मुझे किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं भी जाकर फ्रेश हुआ, फिर अपने कमरे में लौटकर लैपटॉप खोला और ऑनलाइन सेकंड हैंड मार्केट में एक पर्सनल स्टोर बना लिया। उसके बाद लैपटॉप बंद करके सो गया। अगली सुबह मेरी आंख हमेशा की तरह 6:30 बजे खुल गई। मैंने कल खरीदा हुआ सामान निकाला, खिचड़ी के लिए सामग्री तैयार की और पहले से दलिया जैसा लाल खजूर और राजमा वाला दलिया चखा लिया। फिर नीचे जाकर गर्मा गर्म समोसे और जलेबी ले आया। जब मैं वापस आया तभी बाई निंगबिंग अपने कमरे से बाहर निकली। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे हाथों में नाश्ता देखकर अनजाने में अपनी आंखें मल ली, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो
कि वो सही देख रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग, मैं नाश्ता भी ले आया हूँ और दलिया भी बना दिया है, तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ। ये कहकर मैं सीधे किचन में चला गया और दलिया देखने लगा। क्योंकि हम दोनों पिछले कुछ दिनों से लगातार जाग रहे थे, मुझे लगा कि शरीर में कमजोरी आ गई होगी, इसलिए मैंने खास तौर पर लाल खजूर और राजमा वाला दलिया बनाया था। जब दलिया तैयार हो गया तो मैंने 2 कटोरियों में निकाला, साथ में समोसे और जलेबी प्लेट में रखे, उबले अंडे बनाए और थोड़ा अचार भी निकाल दिया। जब बाई निंगबिंग वॉशरूम से बाहर आई तो उसके सामने एक साधारण लेकिन काफी अच्छा नाश्ता सजा हुआ था। माहौल बेहद सुकून भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी कोई खास बदलाव नहीं आया। आखिर वो अपने पति को अच्छी तरह जानती थी। शादी के 3 सालों में मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, न घर का काम किया था, मुझे बस चीजें खरीदना आता था। यहाँ तक कि शादी से पहले उसने मेरे बारे में जो जानकारी निकलवाई थी उसमें भी कहीं नहीं लिखा था कि मुझे खाना बनाना आता है। उसके मन में शक उठने लगा कि क्या मैं पहले से ही सबके सामने सिर्फ दिखावा करता था। मैंने उसकी आंखों का सवाल समझ लिया और हंसते हुए कहा, पहले घर में नौकर और मेड थे, इसलिए कभी खुद काम नहीं किया, लेकिन अब घर में सिर्फ हम दोनों हैं और पैसे भी ज्यादा नहीं बचे, तो रोज बाहर खाना ठीक नहीं लगेगा। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर आगे कहा, वैसे मेरा बनाया खाना कोई बहुत शानदार नहीं है, लेकिन खाने लायक तो है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आगे से घर आकर खा सकती हो। बाई निंगबिंग ने अचानक पूछा, तो जब दादाजी ने पूछा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं, तब तुम झूठ बोल रहे थे। उसने ये कहते हुए दलिया का 1 चम्मच उठाकर चखा। मैं एक पल के लिए अटक गया, फिर हंसकर बोला, मेरी कुकिंग मेड के सामने कुछ भी नहीं है। उस समय लगा कि दादाजी तो हमेशा महंगे और शानदार खाने खाते होंगे, इसलिए अपनी छोटी मोटी कुकिंग दिखाने में शर्मा गई थी। मेरा जवाब थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन किसी तरह बात बन गई। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, असल में स्वाद बुरा नहीं है, मैं उसे बड़े सलीके और शालीनता से खाते हुए देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़की ने बचपन से हमेशा बेहतरीन चीजें देखी हो, उसके लिए ऐसा साधारण खाना खाना भी शायद किसी समझौते से कम नहीं था। नाश्ता खत्म होने के बाद वो प्लेटें उठाकर किचन में ले जाने लगी, लेकिन मैंने तुरंत रोक दिया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा, तुम अपना काम करो। उसने शांत आवाज में कहा, कंपनी के बाकी मामलों का निपटारा अभी पूरा नहीं हुआ है, शायद आज रात तक लौटूंगी, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसके घर से निकलते ही मैंने राहत की सांस ली। ये औरत चाहे अब बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली रॉयल आभा और दबाव अभी भी कम नहीं हुआ था। अगर मैंने पहले बड़े बड़े लोगों को ना देखा होता तो शायद मैं भी उसके सामने सहज नहीं रह पाता। आज मुझे भी बहुत सारे काम करने थे। घर के लिए कुछ और सामान खरीदना था, फिर उन महंगी घड़ियों और कपड़ों की तस्वीरें लेकर उन्हें ऑनलाइन बेचने के लिए डालना था। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ बिक गया तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर मिल सकता था। तब बाई निंगबिंग जो भी करना चाहे उसके पास शुरुआत के लिए अच्छी रकम होगी। इसके अलावा मुझे इस दुनिया के इंटरनेट और लोगों की पसंद भी समझनी थी, क्योंकि मैं फिर से अपना पुराना काम शुरू करने की सोच रहा था। अपने पुराने संसार में मैं एक वेब नॉवल राइटर था। कॉलेज में मैंने इंटीरियर डिजाइन पढ़ी थी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसी को पेशा बनाने का मन नहीं हुआ, इसलिए कहानी लिखने लगा। कभी कभी फ्रीलांस काम भी कर लेता था और जिंदगी आराम से चल रही थी। मैंने बर्तन साफ किए, फिर खरीदारी की लिस्ट लेकर बाहर निकल गया। मुझे वैसे भी शॉपिंग का ज्यादा शौक नहीं था, इसलिए जरूरी सामान खरीदकर तुरंत घर लौट आया। उसके बाद घड़ियों और कपड़ों की तस्वीरें लेने लगा और पूरे दिन इसी काम में लगा रहा। शाम तक आते आते मेरी हालत खराब हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से सारी घड़ियों की तस्वीरें खींचना खत्म किया। थकान इतनी थी कि शरीर जवाब दे चुका था। मैंने सुबह के बचे हुए समोसे गर्म किए, 2-4 और खाए और सीधा अपने कमरे में जाकर वेब नॉवल पढ़ने लगा। आज शरीर से काम लेना अब संभव नहीं था, इसलिए सोचा थोड़ा दिमागी काम ही कर लिया जाए। करीब 2 घंटे बाद मैं अचानक उत्साहित होकर मेज थपथपाने लगा और सामने रखा कॉफी का कप एक ही घूंट में खत्म कर दिया। मुझे पता चला कि इस दुनिया की वेब नॉवल इंडस्ट्री मेरे पुराने संसार से काफी पीछे है। जो कहानियां मैं पहले लिख चुका था उन्हें यहाँ और बेहतर तरीके से दोबारा लिखा जा सकता था। मेरे लिए तो ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर जल्दी से बिस्तर से उतरकर चप्पल पहन बाहर निकल आया। वजह सीधी थी, आज सुबह ही मुझे पता चला था कि घर का दरवाजा रात में लॉक ही नहीं किया गया था। शायद बाई निंगबिंग को अभी भी बड़े बंगले में रहने की आदत थी, जहाँ सिक्योरिटी का सारा काम नौकर संभालते थे। मुझे बाहर आते देख वो कपड़े टांगते टांगते रुक गई। मैंने हल्का खंखारते हुए कहा, तुम आ गई? आज सुबह पता चला कि रात को दरवाजा लॉक नहीं था। पहले तो विला में सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन अब इस तरह के घर में रात को दरवाजा ठीक से बंद करना पड़ता है, नहीं तो चोर आसानी से ताला तोड़ सकते हैं। बाई निंगबिंग ने बस शांत स्वर में कहा, ठीक है समझ गई। दोनों के बीच रिश्ता ऐसा था जैसे 2 अजनबी एक ही घर में रह रहे हैं, इसलिए मुझे ही बात शुरू करनी पड़ती थी। मैंने पूछा, तुमने खाना खा लिया? उसने सिर हिलाया, खा लिया। मैंने फिर कहा, आज मैं कुछ और रोजमर्रा का सामान भी लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, बाद में मैं ले आऊंगा। उसने छोटे से जवाब में कहा, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। बात वहीं खत्म हो गई। मैंने 3 सेकंड सोचा और समझदारी इसी में लगी कि तुरंत अपने कमरे में वापस लौट जा, अगर कोई काम हो तो मुझे बुला ले। इतना कहकर मैं कमरे में चला गया। मेरे दरवाजा बंद करने के बाद बाई निंगबिंग धीरे धीरे पूरे घर को देखने लगी। वो किचन और बाथरूम तक घुमाई। घर में आज काफी नई चीजें जुड़ गई थी। पहले जो जगह सूनी और ठंडी लगती थी उसमें अब थोड़ा घर जैसा एहसास आने लगा था। उसके मन में अनजाने में यही ख्याल आया, ये आदमी सच में यहाँ रहकर जिंदगी बिताने का इरादा रखता है, जैसे अचानक पूरी तरह बदल गया हो। उधर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या सोच रही है। मैं तो पूरी तरह अपने लैपटॉप में उलझा हुआ था। असली मालिक यानी इस शरीर के पुराने व्यक्ति ने स्कूल तक तो ठीक ठाक पढ़ाई की थी, लेकिन कॉलेज में बस नाम भर पढ़ा था। कंप्यूटर की हालत भी खराब थी, लैपटॉप इतना स्लो। लेकिन आखिरी फोल्डर का नाम अजीब सी गड़बड़ अक्षरों में लिखा था। जिज्ञासा में मैंने उसे खोल दिया। अंदर एक महिला की ढेर सारी तस्वीरें थी। पहली नजर में ही समझ आ गया कि वो कोई हाई प्रोफाइल या समाज में मशहूर महिला होगी। दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा मेरे पसंद के हिसाब से नहीं था। खासकर उसकी मुस्कान, उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
मैंने जल्दी जल्दी कंप्यूटर में रखी कुछ कम करीबी वाली तस्वीरें छोड़कर बाकी सारी फोटो डिलीट कर दी। तभी मुझे याद आया कि ये लड़की मेरे शरीर के असली मालिक की कॉलेज वाली एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक अमीर घर की बेटी। अब जबकि उनका ब्रेकअप हुए इतना समय हो चुका था, उन तस्वीरों को संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं था। अगर बाई निंगबिंग ने वो फोटो देख ली होती तो घर में बड़ा बवाल हो सकता था। सारी फाइलें साफ करने के बाद रात के लगभग 1 बज चुके थे। जम्हाई लेते हुए मैं सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। अगली सुबह मैं कल से भी जल्दी उठ गया। आज बाहर से नाश्ता लाने की जगह मैंने खुद ही फ्राइड राइस बनाया और साथ में 2 छोटी डिश भी तैयार कर दी। जब बाई निंगबिंग उठकर बाहर आई तब तक खाना लगभग तैयार था। वो टेबल पर रखी प्लेटों को देखकर थोड़ा हैरान हो, तुम्हें फ्राइड राइस बनाना भी आता है? मैं मुस्कुराया। हाँ, थोड़ा बहुत। मैं कोई बड़ा शेफ नहीं हूँ, लेकिन घर का साधारण खाना बना लेता हूँ। स्वाद शायद होटल जैसा ना हो, मगर खाने लायक तो है। उसने एक चम्मच खाया और हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा है, काफी स्वादिष्ट। मैंने राहत की सांस ली। तुम्हें पसंद आया, यही काफी है। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, आज दोपहर में घर आकर खाना खाऊंगी। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर तुरंत बोला, ठीक है, क्या खाना चाहोगे? तुम जो बनाओगे वही खा लूंगी, लेकिन मुझे चावल खाने हैं। तो फिर मीठे खट्टे पोर्क रिब्स, टमाटर अंडे की सब्जी और एग सूप कैसा रहेगा? वो हल्का मुस्कुराया। इतना काफी होगा? बिल्कुल, तुम बस आराम से अपना काम करो। नाश्ता खत्म करके बाई निंगबिंग अपना कोट उठाकर बाहर निकल गई। हमेशा की तरह बर्तन साफ करने का काम मेरे हिस्से आया। अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते ही वो एक कार में बैठ गई। गाड़ी चला रही थी उसकी पुरानी असिस्टेंट और बचपन की दोस्त गू चिन्हान। उसने हाथ में पकड़ा नाश्ते का पैकेट बढ़ाया। निंगबिंग, ये तुम्हारी पसंद की दुकान का नाश्ता। बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। नहीं चाहिए, मैं घर पर खाकर आई हूँ। शाओयू ने फ्राइड राइस बनाया था। गू चिन्हान का हाथ वहीं रुक गया। क्या शाओयू खाना भी बनाता है? बाई निंगबिंग हल्के आश्चर्य से बोली, मुझे भी पहली बार पता चला। कल उसने दलिया बनाया था, तब लगा संयोग होगा, लेकिन आज उसने सच में पूरा नाश्ता बना दिया। मैंने कहा कि दोपहर में घर आऊंगी तो उसने लंच बनाने की भी बात की। ये सुनकर गू चिन्हान की भौहें सिकुड़ गई। कहीं उसके दिमाग में कोई चाल तो नहीं? पहले तो तुम दोनों अजनबियों जैसे रहते थे, वो कुछ नहीं करता था, और उसने तलाक के बाद भी की थी ना, फिर अचानक इतना बदला? बाई निंगबिंग सीट से टिकते हुए सोच में पड़ गई। उसने कहा कि अब तलाक नहीं चाहिए। वो इस जिंदगी को स्वीकार कर चुका है, आगे से काम करेगा, पैसे कमाएगा और चाहता है कि मैं खुद पर इतना दबाव न डालूं। गू चिन्हान हल्का हंसी। तो क्या अब उसे तुम पर दया आने लगी है? अगर सच में ऐसा है तो इंसान बुरा नहीं निकला। बाई निंगबिंग ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, शायद मुसीबत आने पर ही इंसान का असली चेहरा दिखता है। उधर मैं सुबह भर कपड़ों की फोटो खींचने में लगा हुआ था। 80 से ज्यादा कपड़े थे जिन्हें मैं खुद कभी पहन भी नहीं सकता था। मैंने बस 10-15 अच्छे कपड़े अपने लिए रखे और बाकी सब बेचने का फैसला कर लिया ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सके। साधारण कपड़ों की फोटो खींचते खींचते मुझे 2 घंटे से ज्यादा लग गए और तब भी सिर्फ आधे कपड़े ही हो पाए थे। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। याद आया कि सब्जियां भी खरीदनी है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे, ऊपर से एक जैकेट पहनी और बाहर निकल गया। सुपरमार्केट से सामान खरीदने के बाद मैं 2 बड़े बैग उठाई सोसाइटी की तरफ लौट रहा था। तभी सड़क पार करते समय किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। मैं मुड़ा तो देखा एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश महिला खड़ी थी। ध्यान से देखने पर पहचान आया, ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीरें कल रात कंप्यूटर में देखी थी। मुझे देखते ही वो तुरंत मेरी तरफ चली आई। शाओयू, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैंने पहले अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर हाथ में पकड़े बैग की तरफ और हैरानी से पूछा, क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या है? वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम बाई निंगबिंग को छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ। अब मैं तुम्हें उससे भी बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। अगर मुझे उसकी असलियत याद ना होती तो शायद उसकी आंखों में दिख रही नकली मोहब्बत देखकर मैं सच में भावुक हो जाता। उसका नाम लियू रुयान था, लियू ग्रुप की दूसरी बेटी और इस शरीर के असली मालिक की एक्स गर्लफ्रेंड। जब वो पहले उसके साथ थी तब एक तरफ उसके प्यार और पैसों का फायदा उठाती थी और दूसरी तरफ उसे ताने मारती रहती थी कि वो अमीर लड़की के पीछे भाग रहा है। खुद करोड़ों की मालकिन होते हुए भी उसने कभी उस पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, उल्टा हमेशा उसी से पैसे उड़वाती रही। असल मालिक ने उससे सच्चा प्यार किया था। खुद सस्ते कपड़े पहनता, पैसे बचाता और उस पर खर्च कर देता, लेकिन उस लड़की के लिए वो सिर्फ एक खिलौना था। अच्छी बात यह रही कि वो पूरी तरह उसके जाल में नहीं फंसा। एक समय तो उसने लगभग बाई निंगबिंग से शादी करने से भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसे बाई निंगबिंग का दूसरा रूप देखने को मिला और तभी उसकी आंखें खुली। उसी घटना के बाद उसका भरोसा प्यार से उठ गया और वो ऐसा इंसान बन गया जिसे सिर्फ पैसों पर भरोसा था। अगर सच कहूं तो उसकी बर्बाद जिंदगी की आधी जिम्मेदार यही औरत थी। अब जब वो अचानक फिर मेरे सामने आई थी तो साफ था कि उसके इरादे नेक नहीं थे। पहले बाई निंगबिंग उसके लिए सिर्फ एक ऐसी महिला थी जिसे वो दूर से देखकर जल सकती थी, लेकिन अब जब बाई निंगबिंग दिवालिया हो चुकी थी तो शायद वो चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूं ताकि बाई निंगबिंग को और चोट पहुंचे। मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। वो तुरंत बोली, क्यों? बाई निंगबिंग अब बर्बाद हो चुकी है, वो तुम्हें सिर्फ गरीबी और तकलीफ दे सकती है। आखिर तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, पति पत्नी का मतलब सिर्फ सुख में साथ रहना नहीं होता, मुश्किल समय में भी साथ निभाना पड़ता है। मैं उसका पति हूँ, इसलिए चाहे वो कैसी भी हालत में हो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैंने आगे कहा, वो सिर्फ अस्थायी रूप से असफल हुई है और अगर मान लो वो पूरी तरह टूट भी जाए तब भी उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। इसका पैसे या तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। लियू रुआन मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी और उसके बीच कभी कोई असली रिश्ता था ही नहीं। वो बस तुम्हें पैसे देती थी ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। तुम दोनों के बीच प्यार कहाँ है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। किसने कहा कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? पहले जब उसके पास पैसा था तो हर महीने मुझे ढेर सारे पैसे देती थी। भले उसके पास मेरे लिए समय नहीं था, लेकिन उसने मुझे
कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हो सकता है उसके लिए वो रकम छोटी रही हो, लेकिन दुनिया में किसी का पैसा पेड़ पर नहीं उगता। उसने मुझे दिया, ये उसकी मेहरबानी थी। और अब जब वो मुश्किल में है तो कम से कम मुझे उसका एहसान तो मानना चाहिए। वो खुद किराए के घर में रह रही है, फिर भी अपने पास बचे ज्यादातर पैसे मुझे देने को तैयार है। मेरे लिए इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है। अगर इसे अच्छा इंसान होना नहीं कहते तो फिर अच्छा होना किसे कहते हैं? हम दोनों के बीच शायद प्यार नहीं था, लेकिन सिर्फ इंसानियत के दम पर वो मेरे लिए इतना कर रही है, यही बहुत है। तुम कहती हो वो अच्छी नहीं है, तो क्या तुम अच्छी हो? मेरी बात सुनकर लियू रुयान तुरंत बोली, मैं क्यों बुरी हूँ? अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। वो खुद किराए के घर में रह रही है, फिर भी अपने पास बचे ज्यादातर पैसे मुझे देने को तैयार है। मेरे लिए इससे बड़ी। उसके आगे बोलने से पहले ही मैंने उसे रोक दिया। कॉलेज के समय जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी। तुम्हें लगता था कि मैं किसी अमीर लड़की का सहारा ढूंढ रहा हूँ। 2 साल के रिश्ते में तुमने मेरे ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया। जो गिफ्ट दिए वो भी किसी खरीदारी के फ्री गिफ्ट थे। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, उल्टा मैं पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाता था और तुम पर खर्च करता था, और फिर आखिर में तुमने ही मुझे छोड़ दिया। क्या इसे अच्छा होना कहते हैं? लियू रुयान का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे कैसी लड़की समझती हो? क्या बाई निंगबिंग ने तुम्हारे कान भरे हैं? मैंने सिर हिलाया। तुम खुद को बहुत ज्यादा अहमियत देती हो। बाई निंगबिंग जैसी औरत तुम्हारा नाम तक लेना जरूरी नहीं समझती। वो तुम्हें नोटिस तक नहीं करती। हमेशा तुम ही थी जो उसके सामने अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश करती रहती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इंसान जैसा खुद होता है उसे दुनिया भी वैसी ही दिखती है, इसलिए अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे इससे भी ज्यादा कड़वी बातें नहीं कहना चाहता। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें और गहरी हो गई। वो 2 कदम और पास आ गई और नरम आवाज में बोली, शाओयू, तुम्हें जरूर बाई निंगबिंग ने बहका दिया है। मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। वो औरत अब गरीब हो गई है, इसलिए तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तुम इतने बेवकूफ मत बनो। मैं तुरंत पीछे हट गया। बस मेरे पास मत आओ। अपनी पत्नी के बुरे समय में उसे छोड़ देना इंसानियत नहीं होती। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब तक उसे मेरी जरूरत है मैं उसके साथ रहूंगा। लियू रुयान कुछ और बोलने ही वाली थी कि अचानक पास से जोरदार तालियों की आवाज आने लगी। वाह बेटा, क्या बात कही। आजकल अगर सबकी सोच ऐसी होती तो इतने तलाक ही नहीं होते। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी पत्नी बहुत किस्मत वाली है। मैंने मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे कुछ बुजुर्ग खड़े थे। वो लोग पूरी बातचीत सुन चुके थे। उनमें से एक अंकल आगे आए और लियू रुयान को घूरते हुए बोले, बेटी, किसी शादीशुदा आदमी को बहकाना अच्छी बात नहीं है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी शादी हो जाए और कोई दूसरी औरत तुम्हारे पति को छीनने आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? दूसरी आंटी भी बोल पड़ी, तुम कह रही हो कि उसकी पत्नी गरीब हो गई है इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि जिंदगी में कभी तुम्हारे बुरे दिन नहीं आएंगे? बस फिर क्या था, देखते ही देखते सारे अंकल आंटी उस पर टूट पड़े। कोई उसे स्वार्थी कह रहा था, कोई चरित्रहीन। उसे जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। मैं चुपचाप पीछे हट गया और हंसी रोकते हुए बोला, लगता है इसे थोड़ी अच्छी सीख की जरूरत है। आप लोग आराम से समझाइए, मैं चलता हूँ। मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। एक अंकल ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ बेटा, यहाँ का काम हम संभाल लेंगे। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ी कार में बैठी बाई निंगबिंग और गू छिनहान ये सब चुपचाप देख रही थी। जब लियू रुयान आखिरकार बुजुर्गों से माफी मांगकर वहां से भागी तब गू छिनहान ने हैरानी से कहा, निंगबिंग, वो सच में शाओयू था ना? मुझे तो लग रहा है जैसे वो पूरी तरह बदल गया हो। बाई निंगबिंग शांत बैठी रही। गू छिनहान ने आगे कहा, पहले वो सिर्फ पैसे उड़ाने वाला आदमी लगता था, लेकिन अब जब तुम नाम के लिए दिवालिया हो चुकी हो तब भी वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वो तुम्हारे साथ तकलीफ झेलने को तैयार है, और वो भी प्यार की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इंसानियत और जिम्मेदारी की वजह से। यही वजह थी कि उन अंकल आंटियों ने कहा था कि मेरी सोच बहुत सीधी और सच्ची है। इस घटना के बाद बाई निंगबिंग को भी महसूस होने लगा कि शायद उसने मुझे हमेशा गलत समझा था। गू छिनहान से अलग होने के बाद वो सीधे घर लौट आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने मुझे लिविंग रूम के कालीन पर बैठा देखा। मैं गोद में लैपटॉप रखे तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। पूरे घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। मैंने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई? बाई निंगबिंग ने हाथ में पकड़े फल चाय की मेज पर रखे और उत्सुकता से मेरी तरफ आई। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो पाया कि मैं कोई कहानी लिख रहा था। मैंने टाइप करते करते कहा, मुझे लगा कि अपने कॉलेज वाले प्रोफेशन की बातें तो मैं लगभग भूल चुका हूँ, लेकिन पहले जो चीजें सीखी थी वो अभी भी याद है। ऊपर से मैं हमेशा से उपन्यास पढ़ता रहा हूँ, तो सोचा वेब नॉवल लिखने की कोशिश कर। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैं सवाल तो पूछ रहा था लेकिन उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। बाई निंगबिंग ने कुछ पल मुझे देखा। उसके हिसाब से मेरी ये हरकत मेरे हालात के मुताबिक ही थी। वैसे भी उसे मुझसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर। मुझे पता था कि इतनी बड़ी बिजनेस वुमन शायद इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देती। शायद वो वेब नॉवल जैसी दुनिया को समझती भी नहीं थी। इसलिए मैंने तुरंत बात बदल दी। मीठे खट्टे पोर्क रिब्स पक रहे हैं, खाने में अभी लगभग 1 घंटा लगेगा, तब तक तुम अपना काम कर लो। उसने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलने और फ्रेश होने के बाद भी वो बाहर नहीं आई। करीब 1 घंटे बाद मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल पर 2 कटोरे चावल रखे थे और साथ में रंग बिरंगे कई व्यंजन। देखने से ही लग रहा था कि सब कुछ बहुत ध्यान से बनाया गया है। मैं थोड़ा झेंकते हुए बोला, ये पहली बार है जब मैंने मीठे खट्टे पोर्क रिब्स बनाए हैं। पता नहीं स्वाद कैसा होगा, तुम चख कर बताना। अगर अच्छे ना लगे तो मैं बाद में बाहर से कुछ मंगा दूंगा। कॉलेज के बाद माता पिता की मौत के बाद से मैं हमेशा अकेला रहा था। शायद माँ बाप की आदतों का असर था कि मैं अपनी जिंदगी को अस्त व्यस्त नहीं रहने देता था। घर की सफाई, समय पर खाना बनाना, नियमित दिनचर्या, ये सब मेरी आदतें थी। मेरी कुकिंग कोई 5 सितारा होटल जैसी नहीं थी, लेकिन घर के खाने के स्तर पर काफी अच्छी थी। पहले दोस्तों की पार्टी में अक्सर मैं ही खाना बनाता था और सभी मेरी तारीफ करते थे।